बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। पहला चैप्टर Mdcat का हमने ख़त्म कर लिया, चैप्टर नंबर 3। उसके टोटल 12 लेक्चर्स है। आप लोग उसको देख लें। जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं आप लोग जो है कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आज हम जो है नया चैप्टर शुरू करते हैं जो कि हमारे पास है Mdcat का सेकेंड चैप्टर है और बुक का चैप्टर नंबर 4 है। लेक्चर 1 है जो कि है वर्क एंड एनर्जी। तो हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो वर्क से रिलेटेड होगा। व्हाट इज वर्क, हाउ टू डिफाइन वर्क, किस किस्म के एमसीक्यूज पर आ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ वर्क को। व्हाट इज वर्क, हाउ टू डिफाइन वर्क, वर्क को किस तरह डिफाइन करते हैं। सो मैं इसको डिफाइन करता हूँ कि वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क इज said, work is said to be done. Work is said to be done when a force, when a net force displace, when a net force displace a body in the direction of force, in the direction of net force। जब भी आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाए, वो बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करे, सो वर्क इज डन। आम जबान में हम कहते हैं, हम देखिए लैपटॉप पे बैठे हैं, काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सही था। लेकिन फिजिक्स में हम हर एक चीज को डिफाइन करते हैं, सही था। तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क क्या है, जब भी आप किसी बॉडी पर नेट फोर्स लगाएं, टोटल फोर्स अप्लाई कर लें, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर लें और वो बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाए, फोर्स के डायरेक्शन में मूव कर ले, देन द वर्क इज डन, देन द वर्क इज डन। इसका मतलब है कि वर्क डन के लिए दो चीजें चाहिए, एक हमें चाहिए फोर्स और दूसरा हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। किसी भी बॉडी पर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं और वो बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती है, देन वर्क इज डन। अब देखें, मैं जो है यहाँ पर इस दीवार पर, इस बोर्ड पर फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन ये दीवार मूव नहीं कर रहा, मैं थक गया, लेकिन how much work is done according to physics? The work done is zero. Why? Because the displacement is zero. Now this is also defined as the second definition, which is the dot product of force and displacement. The dot product of force, the dot product of force and displacement, MCQ में आपसे पूछा जा सकता है, सही है। डिफिनीशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि कोर्स आप लोग का फिजिक्स इंतहाई शॉर्ट कोर्स है, तो इसमें जो है डिफिनीशन आर आल्सो इंपॉर्टेंट। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। ये हमारे पास जो है एग्जांपल है, किस चीज का एग्जांपल है, डॉट प्रोडक्ट का। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। मैं इसको लिख सकता हूं मैथमेटिकली द वर्क डन इज, मैथमेटिकली ये जो वर्क है इसको डिनोट किया जाता है सिंबॉलिकली W से, फोर्स इज डिनोटेड बाय सिंबॉलिकली F और डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय D, और इधर मैंने जो है क्या डाला, जो है डॉट डाला। So the dot product of force and displacement is called work done. So this is the example of dot product. When two vectors are multiplied and the result is a scalar quantity, such product is called scalar product. So this is the mathematical form of work done. So W is equal to F dot D. जब भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए और उससे स्केलर क्वांटिटी आता है, such product will be called scalar product. उस प्रोडक्ट को हम नाम देंगे स्केलर प्रोडक्ट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क कौन सी क्वांटिटी है, वर्क इज, आपसे कहा जा सकता है तो आप कहेंगे कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, सही ना। वर्क इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। नाउ वर्क कैन बी, remember work can be positive, वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क नेगेटिव भी हो सकता है और वर्क जीरो भी हो सकता है। कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा, इसको आगे मजीद हम डिस्कस करने वाले हैं। सीधा द SI यूनिट ऑफ वर्क डन, the SI unit of
work done is, yeah, the SI unit of work is joule. Joule is the SI unit of work which is symbolically denoted by J. joule. अगर फुल नेम लिखना चाहते हैं तो J शुड बी स्मॉल, और अगर सिंबल लिखना चाहते हैं तो फिर जो J होगा वो कैपिटल लेटर से हम डिनोट करेंगे। नाउ 1 जॉल वर्क किस चीज के बराबर होता है? सो यहाँ पर अगर हम लिख लें कि हमारे पास W बराबर है किस चीज के? F into D. The dot product of force and displacement is called work. So 1 joule work is equal to, when a force of 1 Newton is applied on a body and it displaces 1 meter, then the work done is said to be 1 joule. तो MCQ के लिहाज से भी important है कि 1 joule is equal to 1 Newton into 1 meter. When 1 Newton force is applied on a body and a body displaces in the direction of force 1 meter, then the work done is said to be 1 joule. तो फिर जो work done होगा ये बराबर होगा 1 जूल के बराबर होगा। अगर हम इसका यूनिट MKS सिस्टम में निकाल लें, सो MKS सिस्टम में MKS जिसको मैट्रिक सिस्टम का नाम दिया जाता है, सो अगर देखा जाए न्यूटन हमारे पास बराबर है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मीटर अपनी जगह पर। सो कैन आई राइट kg meter square s power minus 2. This is the unit of work done in MKS system. और अगर इसका हम dimension निकाल लें, dimension, what is the dimension of work done? So इसको लिखा जा सकता है कि m kg की जगह m मीटर स्क्वायर है L2 t power minus 2. This is the dimensional formula of work. ये जो है वर्क का कौन सा फार्मूला है? डायमेंशनल फार्मूला है। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द वर्क डन इज ml स्क्वायर t पावर माइनस 2। अगर हम CGS सिस्टम की बात कर लें, इन CGS सिस्टम जिसको हम गॉसियन सिस्टम का नाम भी देते हैं, इन CGS सिस्टम वर्क का जो यूनिट है वो हमारे पास है अर्च, ERG अर्च, या इसको अर्क भी आप कह सकते हो। याद रखें जो वर्क है W is equal to F into S, F into S या D, A की बात है। मैं लिख सकता हूँ कि 1 arch is equal to 1 dyne। CGS सिस्टम में फोर्स का यूनिट है डाइन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है सेंटीमीटर। तो फिर हम बच्चे यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि the work done is said to be 1 arch when 1 dyne force is applied on a body and a body is displaced 1 centimeter, then the work done is said to be 1 arch. तो फिर जो वर्क डन होगा वो 1 arch के बराबर होगा। याद रखिए ये भी हम जानते हैं कि हमारे पास जो 1 arch है ये मैं लिख सकता हूँ 1 dyne बराबर होता है 10⁻⁵ न्यूटन के बराबर होता है, और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻2 मीटर। Basis same power add, so 1 arch is equal to 10⁻⁻7 न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर क्या है? जूल। तो फिर यहाँ से हम कह सकते हैं कि 10⁻⁻7 जूल, so 1 arch is equal to 10⁻⁻7 जूल के बराबर होता है। या यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि 1 जूल is equal to 10⁻7 arch. It means joule is the largest unit of work as compared to arch. Arch is the smallest unit of work. Arch जो है ये smallest unit है और जो joule है ये largest unit है work का। Now अगर हम FPS सिस्टम की बात कर लें, FPS जिसको ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम का नाम भी दिया जाता है, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में अगर हम बात कर लें FPS सिस्टम, FPS सिस्टम, तो याद रखें वर्क का यूनिट है W is equal to FS। तो F के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पाउंड, और हम इस्तेमाल करते हैं डिस्टेंस के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं फुट। तो इसका मतलब है the word W is equal to पाउंड, पाउंड के लिए हम LDB इस्तेमाल करते हैं और फुट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं FT। तो इसका मतलब है पाउंड इनटू फुट इज आल्सो द यूनिट ऑफ वर्क डन इन व्हिच सिस्टम? FPS सिस्टम में जो वर्क का यूनिट है वो है पाउंड इनटू सेकंड। अब अगर देखें हम ये भी जानते हैं
कि हमारे पास जो 1 पाउंड है ये बराबर होता है 4.45 न्यूटन। इससे पहले चैप्टर्स में हमने पढ़ा हुआ है। और 1 फुट 1 ओवर 3.28 मीटर के बराबर होता है। तो फिर मैं कह सकता हूं कि पाउंड इनटू फुट इज इक्वल टू 4.45 डिवाइडेड बाय 3.28 न्यूटन मीटर। 4.45 को अगर आप 3.28 पर डिवाइड कर लें सो यू विल गेट 1.4। सो ये हो जाएगा हमारे पास pound into foot। 1 pound into foot is equal to 1.4 और न्यूटन मीटर बराबर होता है जूल के। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो pound into foot है ये जूल से लार्जेस्ट है which is equal to 1.4 जूल। 1.4 जूल। और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 pound into 1 foot is also equal to 1.4 और 1 जूल बराबर होता है 10 raised to power 1 जूल is equal to 10 power 7 अर्च। तो इसको इस तरह भी जो है लिखा जा सकता है। ये सारे एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज के लिहाज से जो है ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू वगैरह के लिहाज से ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऐसा यूनिट जूल है और बाकी सिस्टम में भी हमने जो है वर्क के यूनिट्स लिख लिए कि बाकी सिस्टम में वर्क के जो यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे। अच्छा, कमर्शियल यूनिट ऑफ वर्क जो है वो हमारे पास है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर। अगर हम कमर्शियल यूनिट की बात कर लें तो ये जो कमर्शियल यूनिट है कमर्शियल ये एनर्जी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है लेकिन वर्क और एनर्जी के यूनिट्स सेम है। ये आगे डिस्कस करेंगे। जो कमर्शियल यूनिट है वो हमारे पास है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर ये हमारे पास जो है कमर्शियल यूनिट है। वर्क का जो स्मॉल यूनिट है या एनर्जी का एक ही बात है डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट सही है। कैलोरी भी है। इसके अलावा हमारे पास जो है डाइन्स भी है, अर्ज भी है। तो फिर हम केस डाइन नो सॉरी डाइन नहीं, हमारे पास जो है अर्ज। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ अगर मैं यहाँ पर एक सीक्वेंस लिखूं से 1 is kilowatt hour and the second is say let's suppose कैलोरी, थर्ड में लिखता हूं जूल। किलोवाट आवर, कैलोरी, जूल। इसके अलावा हमारे पास जो है वो भी है, अर्च भी है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है। अर्च भी है, अर्च और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं कहूं कि which one is the largest unit तो किलोवाट आवर ये हमारे पास लार्जेस्ट यूनिट है। किसके मुकाबले में? कैलोरी के मुकाबले में। और कैलोरी इज लार्जेस्ट एज कंपेयर टू जूल। जूल इज लार्जेस्ट एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर यहाँ पर मैं आपको जो है कंपैरिजन बताऊं, रिमेंबर स्टूडेंट जो 1 किलोवाट आवर ये जो है 2023 का एमसीक्यू भी था। 1 किलोवाट आवर आगे डिस्कस भी करेंगे। ये 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर इज 3.6 मेगा जूल। और जो 1 कैलोरी होता है 1 कैलोरी ये बराबर होता है 4.18 जूल के बराबर होता है। सिमिलरली जो 1 अर्च है ये तो हमने अभी डिस्कस किया। 1 अर्च ये बराबर होता है 10 raised to the power -7 जूल। और हमारे पास जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ये बराबर होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 raised to power -19 जूल। या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे डिवाइड कर लें। सो 1 जूल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाई 10 raised to power -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 जूल इज इक्वल टू 6.023 मल्टीप्लाई 10 raised to the power 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारे एमसीक्यूज हैं तो ये सारे बुलेट पॉइंट्स हैं। एमसीक्यू के लिहाज से ये सारे पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड एमसीक्यू पेपर में आ सकते हैं तो इसको जो है आप लोग सीख लें। नाउ इससे रिलेटेड अब कुछ और एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स
ये दो एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स, इसको डिस्कस करते हैं। W इज इक्वल टू F डॉट D। कहते हैं कि फोर्स आपको जो है कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है 3i प्लस 2j प्लस 4k। डिस्प्लेसमेंट भी आपको दिया हुआ है 2i माइनस 3j प्लस 5k। व्हाट इज द वर्क डन? आप क्या फाइंड करें? वर्क डन फाइंड करें। नाउ वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। सो कैन आई राइट फोर्स जो कि बराबर है, इन्होंने दिया हुआ है जो कि 3i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 4k यूनिट वेक्टर डॉट, ये हो जाएगा 2i यूनिट वेक्टर माइनस 3j यूनिट वेक्टर प्लस 5k यूनिट वेक्टर। हमने क्या फाइंड करना है? वर्क डन। नो W इज इक्वल टू i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ मल्टीप्लाई करने। सो ये हो जाएगा i डॉट i ऑलरेडी वी नो व्हिच इज 1। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 और i डॉट i 1 के बराबर। 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 6, j डॉट j 1 के बराबर। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20। सो इससे आ जाएगा माइनस 6 प्लस 6। द आंसर इज 20 joule. So how much work is done? The work done is 20 joule. जो work done है वो बराबर होगा 20 joule के बराबर होगा। इसी तरह अगर हम दूसरा MCQ डिस्कस करने, कहते हैं कि find the work done when a force 3i plus 2j move a straight line from the point 2 minus 1 to 6 4। यहाँ पर आपको फोर्स दिया हुआ है, फोर्स वेक्टर आपको दिया हुआ है जो कि बराबर है 3i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर। ये हमें जो है इन्होंने फोर्स दिया हुआ है। अब अगर देखा जाए दो पोजीशन वेक्टर्स दिए हैं, r1 आपके पास जो है वो है 2i माइनस j और जो r2 है, r2 पोजीशन वेक्टर ये है 6i प्लस 4j। पहले अपने लिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें। तो डिस्प्लेसमेंट को किस तरह फाइंड करेंगे? Displacement vector is final position vector minus initial position vector. So displacement vector is equal to final position vector, ये है 6i plus 4j minus initial position vector, ये है 2i minus 1j या j. So the displacement vector is equal to I से I को सबट्रैक्ट करें, j से j को। So 6 minus 2 4i और ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस, सो ये हो जाएगा 5j। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हमने क्या फाइंड करना है? वर्क डन। सो W इज इक्वल टू F डॉट D। F डॉट D आपके साथ फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, जस्ट पुटिंग वैल्यू एंड सॉल्व। सो द वर्क डन W इज इक्वल टू F जो कि बराबर है 3i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर डॉट displacement vector is 4i unit vector plus 5j unit vector. Just solve. So the word is I को I के साथ मल्टीप्लाई करें, j को j के साथ। 3 into 4, 3 4s are 12. I dot I 1 plus 2 into 5 10. 2 into 5 10 and j dot j 1. So the answer is 22 joule. So the word is 22 joule. तो जो वर्क आया हमारे पास वो आया 22 जूल के बराबर। नाउ ये तो हमारे पास जो है, अब एक और फार्मूला डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास है किस चीज का? वर्क डन का। एक और फार्मूला डिस्कस करते हैं, सेकंड फार्मूला ऑफ वर्क डन। ये एक्चुअली हम वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पढ़ रहे हैं। तो सेकंड फार्मूला, अब अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये हम जो है फिगर बनाएं, ये हमारे पास है एक फिगर है, लेट्स सपोज दिस इज ट्रॉली, ये एक ट्रॉली है। लेट सपोज ये उसके जो है व्हील्स है, ये ट्रॉली है रोड के ऊपर, हम इसको जो है खींच रहे हैं, ये हम फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं, ये हम फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या है? लेट सपोज दिस इज अ रोड। अब अगर देखा जाए ये जो फोर्स F है ये हमारे पास इस हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? से द एंगल इज थीटा। अगर इस फोर्स को रिजॉल्व किया जाए तो ये फोर्स का x कंपोनेंट हो जाएगा और ये फोर्स का y कंपोनेंट हो जाएगा। दिस इज द फोर्स y कंपोनेंट। तो जाहिर बात है ये जो बॉडी है ये फोर्स के x कंपोनेंट के डायरेक्शन में मूव करेगी, तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि द वर्क डन W इज इक्वल टू फोर्स का x कंपोनेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है?
दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो फिर हम कह सकते हैं जो W इज इक्वल टू फोर्स का जो x कंपोनेंट होता है वो ऑलरेडी रिजोल्यूशन में हमने पढ़ा हुआ है, उस x के साथ cos थीटा यूज किया जाता है, या आपने डॉट प्रोडक्ट में भी पढ़ा होगा d। सो फिर हम कह सकते हैं कि द वर्ड डन W इज इक्वल टू FD cos थीटा, जिसका मतलब है वर्क डन का एक और फार्मूला। लेकिन याद रखें कि हमारे पास ये cos थीटा क्यों आया, sin थीटा सर क्यों नहीं आ सकता, तो हमारे पास इफेक्टिव कंपोनेंट हमने कौन सा लिया हुआ है, x कंपोनेंट लिया हुआ है। तो अगर देखा जाए डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में x कंपोनेंट है, सही, तो हम कहते हैं कि फोर्स और x ये जो है हमारे पास एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। सो वर्क का जो फार्मूला है W इज इक्वल टू FD cos थीटा, या इसके अलावा एक और फार्मूला मैं लिख सकता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज यही हमारे पास जो है, लेट्स सपोज एक ब्लॉक है, इस पर फोर्स लगाया जा रहा है, दिस इज अ फोर्स F, दिस इज अ फोर्स F। और अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि ये एक फोर्स है F, इस फोर्स को हम रिजॉल्व करते हैं, ये फोर्स का एक कंपोनेंट हुआ और ये हमारे पास फोर्स का दूसरा कंपोनेंट हुआ। अगर फॉर एग्जांपल ये जो एंगल है ये y एक्सिस के साथ बन रहा है थीटा, तो थीटा के सामने अगर ये फोर्स F थीटा के सामने इफेक्टिव कंपोनेंट जो होगा वो हमारे पास, अगर देखा जाए थीटा के सामने परपेंडिकुलर कंपोनेंट, सो दिस इज Fy। और अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर होता है तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि द वर्क डन W इज इक्वल टू फोर्स का y कंपोनेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स का y कंपोनेंट आ रहा है, कब, जब एंगल y एक्सिस के साथ बनेगा। सो वर्क डन W इज इक्वल टू y के साथ हम sin थीटा इस्तेमाल करते हैं, तो ये हो जाएगा F sin थीटा इनटू d। सो अगर एंगल y एक्सिस के साथ दिया जाए तो फिर हमारे पास FD sin थीटा, और अगर एंगल x एक्सिस के साथ दिया जाए तो फिर हमारे पास जो है FD cos थीटा, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये जो एंगल है ये एंगल, ये मैं लिख सकता हूं दिस इज 90 माइनस थीटा। सो फिर इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि W इज इक्वल टू F, साइन को मैं रिप्लेस कर सकता हूं cos के साथ, लेकिन ये जो फिर एंगल होगा ये होगा 90 माइनस थीटा इनटू d। सो इसका मतलब है मैं अगर देखा जाए W इज इक्वल टू FD sin थीटा, कब, जब एंगल y एक्सिस के साथ बने तो फिर FD sin थीटा, जब एंगल x एक्सिस के साथ बने तो फिर वर्क W इज इक्वल टू FD cos थीटा। सो ये दो फार्मूले याद रखिए, आपसे कहा जा सकता है कि व्हेन द एंगल इज विद y एक्सिस तो फिर FD sin थीटा, या अगर देखा जाए F cos 90 माइनस थीटा इनटू d, जब एंगल x एक्सिस के साथ बने तो फिर जो होगा FD cos थीटा। आपके बुक में ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया हुआ है, सही है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहां से हम कह सकते हैं कि फोर्स द वर्क डन डिपेंड अपॉन, यहां से हम कह सकते हैं कि वर्क डन डिपेंड्स, वर्क डन डिपेंड्स। ऑप्शन ए अगर देखा जाए फोर्स, यस, ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन सी एंगल, और ऑप्शन डी जो है वो हमारे पास है ऑल। तो यहां से हम कह सकते हैं कि द वर्क डन डिपेंड अपॉन ऑल। तो अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया जाए और आपसे कहा जाए वर्क, तो फिर तो फार्मूला है W इज इक्वल टू F डॉट D। लेकिन अगर आपको फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और एंगल दिया जाए बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो फिर वर्क को फाइंड करने का फार्मूला होगा W इज इक्वल टू FD cos थीटा। फॉर एग्जांपल इससे रिलेटेड अगर हम एक MCQ कर लें, फॉर एग्जांपल हमसे कहा जाए MCQ a force of 100 Newton act on a body and moves 10 meter, which makes angle with horizontal axis or with x-axis theta is 60 degree, then what will be the work done? So फिर W is equal to F D into cos of theta. Just putting value. So your answer will be F हमारे पास जो है वो है 100, D हमारे पास जो है वो है 10 और cos 60 बराबर होता है हाफ के। तो ये हो जाएगा 1000 multiply half which is equal to 500. The word done is 500 joule. लेकिन अगर ये MCQ दिया जाए जो कि हमारे पास है फोर्स जो कि है
100 न्यूटन और हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है S या dA की बात है 10 मीटर और थीटा विद y एक्सिस। अगर थीटा y एक्सिस के साथ दिया जाए कितना एंगल, वही से 60 डिग्री, देन द वर्ड W इज इक्वल टू FD साइन ऑफ 60। तो फिर जो हमारे पास आंसर होगा ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 10 और साइन 60 बराबर होता है √3/2 मतलब 0.866। सो सॉल्व कर लें, सो द वर्ड डन इज इक्वल टू 866 जूल। तो दोनों में फर्क है, अगर एंगल x एक्सिस के साथ दिया जाए तो फिर cos थीटा, अगर y एक्सिस के साथ दिया जाए तो फिर हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे sin थीटा। अब वर्क कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा, इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वर्क को। टाइप्स ऑफ वर्क, वर्क के टाइप्स, टाइप्स ऑफ वर्क, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ वर्क। तो फर्स्ट हमारे पास जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्सिमम वर्क। नंबर 1, वर्क कब मैक्सिमम हो सकता है, मैक्सिमम वर्क, वर्क कब मैक्सिमम हो सकता है। तो ये तो डिपेंड करता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पे, क्योंकि ऑलरेडी वी नो W इज इक्वल टू Fs cos थीटा। सो याद रखें when the angle between force vector and displacement vector theta is 0 degree, means both force vector and displacement vectors are parallel। अगर दोनों पैरेलल, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बॉडी है, ये जो है फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल, तो फिर जो वर्क है वो हमारे पास W is equal to FD cos 0, और रिमेंबर स्टूडेंट्स cos 0 यूजिंग कैलकुलेटर 1 के बराबर होता है। सो फिर आप कहेंगे कि द वर्क डन विल बी मैक्सिमम, और इससे मैक्सिमम वर्क हमारे पास पॉसिबल नहीं है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 0 है, सो द वर्क डन विल बी मैक्सिमम व्हिच इज F एंड S। अब एट 0 एंगल पर फोर्स डबल करते हैं, वर्क डबल, डिस्प्लेसमेंट डबल करते हैं, वर्क डबल, दोनों को डबल करते हैं, वर्क इज इंक्रीज्ड 4 टाइम। एक को डबल करते हैं, दूसरे को हाफ करते हैं, द मैक्सिमम वर्क विल बी रिमेन सेम। सो वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ग्रेटर द फोर्स greater will be the work done, directly proportional to displacement, greater the work greater will be the work done, direct relation है। अगर एंगल 0 डिग्री है, फॉर एग्जांपल यहां से अगर हम कहें कि एट 0 डिग्री, एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, द वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, लेकिन शर्त है कि इफ द डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट। डिस्प्लेसमेंट को S से भी डिनोट किया जा सकता है और डिस्प्लेसमेंट को D से भी डिनोट किया जा सकता है। चलो D लिख लेंगे क्योंकि स्टार्ट से हम D ही लिख रहे हैं, यहां पर भी हम जो है D लिख लेंगे। तो इसका मतलब है कैन आई राइट द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब है अगर देखें वन इज वर्क डिपेंड करता है फोर्स पे, तो फोर्स इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है, द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब है द रेशियो ऑफ द वर्क डन is equal to the ratio of the two forces, अगर आपसे कहा जाए कि constant angle theta which is 0, the constant displacement covered by a body, but the ratio of the force is given which is the ratio of the forces is equal to 2:3, then the ratio of the work done is equal to 2:3। Similarly मैं यहां से कह सकता हूं कि the work done is directly proportional to displacement covered कब, if
द फोर्स एंड थीटा, थीटा तो वैसे भी मैंने कांस्टेंट दिया हुआ है 0, मैक्सिमम वर्क की बात कर रहे हैं। अगर मैं दो बॉडीज है और दोनों पर सेम फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन एक ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, दूसरा कम, तो याद रखें जो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उसका जो वर्क डन होगा वो ज्यादा होगा, और जो कम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उसका जो वर्क डन होगा वो कम होगा। सो ये हो जाएगा W1 डिवाइडेड बाय W2 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय D2। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं द रेशियो ऑफ द फोर्सेस is equal to 1:1 and the displacement traveled by the bodies ratio is given, which is equal to 2:3. What will be the ratio of the work done? Your answer should be 2:3. 2:3. So yaad rakhein at an angle of 0 degree the work will be maximum. It means that depend upon the product of force and displacement. If the angle between force and displacement is 0, then the maximum work depend upon force and displacement. Next हमारे पास जो है वो है जीरो वर्क। अब वर्क कब जीरो हो सकता है? जीरो वर्क done, zero work. The work is said to be zero when the angle between force and displacement is 90 degree. When the angle between force and displacement theta is 90 degree, means both orthogonal, both परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं या इसको हम ऑर्थोगोनल भी कहते हैं। ऑर्थोगोनल जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर ऑर्थोगोनल। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है हमारे पास एक बुक है, लेट्स सपोज, या चलो फॉर एग्जांपल ये कोई भी ब्लॉक है, ये हमारे पास जो है फोर्स एक्ट हो रहा है और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, सही ना। फॉर एग्जांपल तब एक एग्जांपल आगे देता हूं। सो वर्क डन W इज इक्वल टू FD cos 90 और cos 90 बराबर होता है 0, तो FB into 0 then the work done is said to be 0। ये आगे मैं एग्जांपल्स वगैरह में बताता हूं। सो द वर्क डन इज सेड टू बी 0। अब देखें आपसे कहा जा सकता है कि हमारे पास, देखें एमसीक्यू में आपसे कहा जा सकता है कि एक बॉडी है जिस पर फोर्स भी लग रहा है, फोर्स इज नॉन जीरो और डिस्प्लेसमेंट भी नॉन जीरो है, लेकिन तब भी हमारे पास वर्क डन 0 है। इट मींस द एंगल इज हाउ मच? 90। द एंगल इज 90। या आपसे एमसीक्यू में ये कहा जा सकता है कि हमारे पास एक बॉडी है जिस पर हमारे पास फोर्स भी एक्ट हो रहा है और जो एंगल है वो भी हमारे पास नॉन जीरो है, लेकिन वर्क डन किस चीज के बराबर है? 0। क्यों? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास, अस्तगफिरुल्लाह, डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो हमारे पास 0 है। इसका मतलब है सच टाइप ऑफ एमसीक्यू जो है वो हमसे पूछे जा सकते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्क डन कब हमारे पास जो है 0 होगा? वो होगा नेगेटिव। सो फिर हम कह सकते हैं कि वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है। वर्क डन कब नेगेटिव होगा इसको डिस्कस करते हैं। फॉर नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन कौन डिसाइड करेगा? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट्स। अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है ब्लॉक है, इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है, सही ना, और अगर देखा जाए ये अप्लाइड फोर्स है, से ये फ्रिक्शनल फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट भी ये है, तो अगर देखा जाए व्हाट इज द वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, तो आप कहेंगे कि व्हेन द एंगल बिटवीन force and displacement is 180 degree. Both vectors, both force and displacement are anti-parallel. Then the work done W is equal to FD cos 180 और याद रखें cos 180 बराबर होता है -1। सो ये भी मैक्सिमम वर्क होगा, लेकिन नेगेटिव मैक्सिमम वर्क होगा, नेगेटिव मैक्सिमम वर्क होगा। अगर एमसीक्यू दिया जाए कि व्हिच वर्क इज मैक्सिमम
which work done is maximum? Option A 60 joule, option B minus 100 joule, option C 0 joule, ऑप्शन डी नन। तो याद रखें यहाँ पर हमारे पास माइनस 100 joule। The negative sign only shows the angle between force and displacement. It only shows that the work is done due to frictional force से या opposing force। तो such type of MCQ पेपर में आ सकते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने मैंने कुछ डायग्राम वगैरह बनाए हैं, इसको समझने की कोशिश करें। पॉजिटिव वर्क का पॉजिटिव होगा if the angle between force and displacement is greater or equal to 0 degree, but must be less than 90. It means from 0 to 89 degree. अगर आप W is equal to Fs cos 0, cos 1, cos 2 up to 89 acute angle पर वर्क डन हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। Similarly, work 0 at which angle? At right angle। सही ना? अगर एंगल 90, वर्क डन इज नेगेटिव कब? जब एंगल लेस और इक्वल टू 180 बट ग्रेटर देन 90। इट मींस कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है एट ऑब्ट्यूज एंगल। सही ना? इस पर जो वर्क डन होगा वो हमारे पास नेगेटिव होगा। अच्छा, ये बात मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि वर्क डन आइदर 0 पॉजिटिव नेगेटिव, इट डिपेंड अपॉन ऑन रेफरेंस फोर्स। कि आप कौन सा फोर्स रेफरेंस ले रहे हैं, कौन से रेफरेंस फोर्स की वजह से वर्क डन आप पॉजिटिव ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, मैक्सिमम ले रहे हैं, मिनिमम ले रहे हैं। तो अगर देखा जाए, ये मैंने 3 फिगर्स बनाए हैं, फिगर 1 2 3। ये कोई इंक्लाइन प्लेन है। अब देखिए ये एक बॉल है, इंक्लाइन प्लेन पे आ रहा है। अब अगर देखा जाए, दिस इज वेट व्हिच इज W इक्वल mg। अब देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट है और हमारे पास जो वेट है, यहाँ पर जो एंगल है थीटा दैट इज लेस देन 90। तो अगर देखा जाए वेट की वजह से या फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर जो वर्क डन है वो हमारे पास पॉजिटिव है। सही, द वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव। या मेरे हाथ में बकेट है और अगर देखा जाए मेरे हाथ में बकेट पर जो है ये लेट्स सपोज मेरे हाथ में बकेट है और अगर देखा जाए नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे मेरा प्लेटफॉर्म तो अप है, तो अगर देखा जाए नीचे डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन भी नीचे है। द वर्क इज सेड टू बी व्हाट? पॉजिटिव। इट मींस योर बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड्स। What is the work done due to? Gravitational force, positive. Why? Gravitational force is acting downward और body भी नीचे displacement cover कर रही है, the work done is positive. Similarly, अगर ये कोई inclined plane है और ये ball है, displacement ये cover कर रहा है और अगर देखा मैं frictional force ले रहा हूँ, now what is the work done due to frictional force? The angle between force and displacement is 180. It means cos 180 is -1. Now the work done due to this reference force is, which is frictional force, is negative. थर्ड अगर देखा जाए, बॉल नीचे आ रहा है, नॉर्मल फोर्स बॉल पे अप लग रहा है, कितना एंगल है? रेफरेंस फोर्स ले रहा हूं नॉर्मल फोर्स। तो अगर देखा जाए एंगल इज 90, द वर्क डन इज 0। तो यहां पर देखिए वर्क पॉजिटिव भी आ रहा है, वर्क नेगेटिव भी आ रहा है, वर्क 0 भी आ रहा है। तो डिपेंड करता है किस चीज पर? रेफरेंस फोर्स पे। अब अगर देखा जाए मैंने बकेट इस तरह पकड़ा हुआ है, लेट्स सपोज दिस इज अ बकेट और मैं इसको इस तरह मूव कर रहा हूं, तो अगर देखा जाए डिस्प्लेसमेंट ये कवर कर रहा है और अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन अप है, तो अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन अप है और ये इस तरह मूव कर रहा है, बकेट मूव कर रहा है या मैं इसको मूव करवा रहा हूं, तो इसका मतलब है द वर्क डन विल बी 0 ड्यू टू अप्लाइड फोर्स एज वेल एज ग्रेविटी। क्योंकि अप्लाइड फोर्स के साथ भी एंगल 90 और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या वेट है इसकी वजह से एंगल क्या है? 90 है। नो द वर्क डन इज सेड टू बी 0। फॉर एग्जांपल ये फिगर मैंने बनाया है। अगर मैं आपसे कहूं नंबर 1 जो वर्क डन ड्यू टू इंजन फोर्स। अब देखिए इंजन जो फोर्स लगा रहा है, इंजन फोर्स की वजह से हमारे पास लेट्स सपोज गाड़ी इस तरह ही मूव कर रही है, तो अगर देखा जाए वर्क डन क्या होगा? वो हमारे पास पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर पैरेलल, दोनों के दरमियान एंगल है 0 डिग्री। नो cos 0 बराबर है 1, नो द वर्क डन विल बी पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं कहूं कि वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वर्क डन, तो आप कहेंगे कि सर दिस वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव वर्क। व्हाई? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर एंटी पैरेलल। अगर मैं कहूं वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल फोर्स की वजह से वर्क डन किस चीज के बराबर होगा? तो नॉर्मल फोर्स इज अप, डिस्प्लेसमेंट इज दिस, हाउ मच एंगल? 90, नो द वर्क डन इज अगेन 0।
Similarly, अगर मैं कहूँ 4, the work done due to weight या work done due to gravitational force, gravitational या वर्ड डन ड्यू टू वेट भी चलो लिख सकते हैं, ड्यू टू वेट या फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये वर्ड भी किस चीज के बराबर होगा, ये भी 0। क्यों? क्योंकि वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है, तो इसकी वजह से भी जो वर्ड डन होगा वो हमारे पास 0 के बराबर होगा। नो रिमेंबर स्टूडेंट, अगर देखा जाए वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस चीज पर, और डिपेंड करता है रेफरेंस फोर्स पर, चाहे कौन सा फोर्स रेफरेंस ले रहे हैं। तो ये जो है हमारे पास इन चीजों पर जो है डिपेंड करता है। इसके बाद आगे जो है इसको मजीद डिस्कस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, सर्कुलर मोशन में आया वर्क डन, अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो आया सर्कुलर मोशन में वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, नॉन 0 होगा। तो सर्कुलर मोशन में मे बी 0, मे बी नॉन 0, डिपेंड ऑन रेफरेंस फोर्स। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये हमारे पास जो है एक बॉडी है जो कि सर्कल में मूव कर रही है। अब अगर ये बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो इसका मतलब है, अगर देखें ये हमारे पास कौन सा फोर्स कहलाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है, और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, या इसको हम कहते हैं टेंजेंशियल फोर्स, और ये हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। दिस इज द लीनियर या टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, तो फिर तो 0 होगा। अब देखिए द वर्क डन, द वर्क डन ड्यू टू the centripetal force, the centripetal force, the work done due to centripetal force is, तो आप कहेंगे कि W is equal to F centripetal D cos, कितना एंगल बन रहा है, 90। डिस्प्लेसमेंट ये है टेंजेंशियल, और सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो एंगल बन रहा है वो 90, और cos 90 किस चीज के बराबर होता है, 0। Now the work done due to centripetal force is always 0. The work done due to centripetal force is always 0. The work done due to, जैसे फॉर एग्जांपल प्लैनेट्स है, अगर देखा जाए उन पर जो वर्क डन हो रहा है, जो ग्रेविटेशन फोर्स वर्क डन कर रहा है, वो भी क्या है, 0। लेकिन अगर मैं कहूं जो वर्क डन ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी है, तो वर्क डन ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स इज नॉन 0। वर्क डन ड्यू टू the tangential force, तो फिर होगा W is equal to tangential force into tangential displacement, और दोनों के दरमियान एंगल भी क्या है, वो भी हमारे पास 0 है, तो the word will be non-zero। यहाँ पर इस केस में हम जो वर्क लेते हैं W is equal to, वो हम लेते हैं टॉर्क into angular displacement। थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज टॉर्क, और टॉर्क हमारे पास जो होता है, अब अगर देखा जाए फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज दिस इज रेडियल वेक्टर r, दिस इज टेंजेंशियल फोर्स, इन दोनों के दरमियान एंगल 90, तो फिर मैं कह सकता हूं टॉर्क इज rf sin 91 के बराबर होता है। सो वर्क इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं r into tangential force into theta। व्हाट इज थीटा, वेयर थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है वर्क डन ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स वो हमारे पास जो है नॉन 0 होगा, और वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, वो हमारे पास 0 के बराबर होगा। इसका मतलब अगेन किस पे डिपेंड करता है, रेफरेंस फोर्स पे डिपेंड करता है। ये एक एमसीक्यू लिखा हुआ है, कहते हैं अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, एक बॉडी है जिसका मास इन्होंने दिया हुआ है जो कि बराबर है किस चीज की, 5 kg initially at rest। It means the initial velocity of the body is how much, 0 meter per second। बॉडी पर फोर्स एक्ट हो रहा है, कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, 2 न्यूटन। कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए, थीटा, अल्लाह अकबर, टाइम इज गिवन डेल्टा टी या टी व्हिच इज 5 सेकंड। कहते हैं क्या फाइंड करें, वर्क फाइंड करें। व्हाट इज वर्क डन, सो ऑलरेडी हम तो सिंपल फार्मूला जानते हैं कि वर्क इज इक्वल टू एफएस, W is equal to Fs। इसके अलावा अब अगर देखा जाए इक्वेशन इस्तेमाल करें, सेकंड इक्वेशन ये हो जाएगा F और S VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बॉडी इनिशियली रेस्ट में है, VI जो है किस चीज के बराबर हो गई, 0, तो ये हो जाएगा F into AT स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। जस्ट पुटिंग वैल्यू एंड सॉल्व।
सर ए को किस तरह निकालेंगे? तो ए तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि ए बराबर है किस चीज के? f डिवाइडेड बाय m के बराबर है, सही ना? तो f आपको गिवन है 2 और m आपको गिवन है जो के बराबर है किस चीज के? 5 के। तो इसको सॉल्व कर लें, सो ये हमारे पास हो जाएगा w इज इक्वल टू f जो कि है 2, एक्सेलरेशन जो के बराबर है 2/5, ये वाला 2 अपनी जगह पर, टाइम जो के बराबर है 5 का स्क्वायर। सो देखिए 2 के साथ 5 1 स्क्वायर के साथ 2 into 5 10, तो द वर्क डन इज 10 जूल। वर्क डन किस चीज के बराबर होगा? 10 जूल के बराबर होगा। यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि वर्क का एक और फार्मूला जो W इज इक्वल टू F into S, या मैं इसको लिख सकता हूं MA into S, MA into S, सही था? या हम कह सकते हैं जो वर्क का जो फार्मूला है यहां से जो आपको नजर आ रहा है कि FA² डिवाइडेड बाय 2, या F इज इक्वल टू, अगर A की जगह में F/m पुट कर लूं तो हो जाएगा F² डिवाइडेड बाय 2m। These are also the formulas of the work done। ये हमारे पास जो है फार्मूलाज है वर्क डन के, इस पर मुख्तलिफ किस्म के MCQ आ सकते हैं। नो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, जितना आप प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे उतना आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास जो वर्क है W इज इक्वल टू FD cos थीटा। मैं कह सकता हूं कि दिस इज व्हाट वर्क इंस्टेंटेनियस वर्क, किसी भी एंगल पर, और ये हमारे पास जो है ये हमारे पास है मैक्सिमम वर्क। तो फिर मैं कह सकता हूं कि द वर्क एट एनी एंगल थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क इनटू कॉस ऑफ थीटा, मैक्सिमम वर्क इनटू कॉस ऑफ थीटा। बाज़ औक़ात आपको जो है मैक्सिमम वर्क दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि द मैक्सिमम वर्क इज डैश, then what will be the work done at instantaneous angle between force and displacement is 30 डिग्री या 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो इस पर किस किस्म के MCQ आ सकते हैं? लेट्स स्टार्ट। अगर इस पर हम जो है कुछ मजीद डिस्कशन इसके ऊपर हम कर लें, सो सुनिए। अगर मैं कहता हूं इफ थीटा इज 0 डिग्री, अगर मैं एंगल 0 लेता हूं, सो द वर्क डन at an angle of 0 degree is equal to maximum work into cos of 0। cos 0 किसके बराबर होता है? 1। so इसका मतलब है the work done is said to be maximum work। अगर आपसे कहा जाए कि the maximum work is done on the body is 100 joule, then what will be the work done when the angle between force and displacement is 0 degree? वही 100 joule के बराबर होगा, which is equal to F into S, जो के बराबर होगा F into S के बराबर होगा। Similarly, अगर मैं कहूँ number 2, if theta is equal to 30 degree, so the work done at 30 degree will be equal to maximum work into cos of 30। अब आपको पता होना चाहिए कि cos 30 टेबल ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ था, ऑलरेडी जो है आप उसको देख सकते हैं चैप्टर 3 के लेक्चर्स में। cos 30 बराबर होता है √3/2, सो ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ द मैक्सिमम वर्क, और √3/2 बराबर होता है 0.86 of the maximum work, 0.86। अगर आपसे कहा जाए कि the maximum work is 100 joule, for example MCQ आता है कि the maximum work is done which is equal to 100 joule, then what is the work done at an angle of 30 degree? so आप कहेंगे 0.86 of maximum, जो 0.86 मल्टीप्लाई 100, so ये हो जाएगा 86 जाओ। सच टाइप ऑफ MCQ पेपर में आ सकते हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सेकंड, अगर मैं कहूं कि इफ थीटा इज हाउ मच 45 डिग्री, अगर मैं थीटा 45 डिग्री ले लूं, सो फिर हमारे पास जो वर्क होगा the work done at 45 degree will be equal to maximum work into cos 45, और cos 45 बराबर होता है 1/2।
सो फिर मैं कह सकता हूं कि मैक्सिमम वर्क डिवाइडेड बाय √2 या 0.707 ऑफ मैक्सिमम वर्क, या इसको आप परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सही ना, मैं कह सकता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर मुझसे कहा जाए कि द मैक्सिमम वर्क इज इक्वल टू 100 जूल, देन द वर्क डन एट 45 डिग्री will be equal to, so ये हो जाएगा 70.7 जूल, या इसको अगर परसेंटेज में लिखना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट 71%, और अगर इसको परसेंटेज में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 86%। तो इस पर भी जो है एमसीक्यूज वगैरह आ सकते हैं। इसी तरह अगर मैं एंगल्स को चेंज करूं, कोई और एंगल लगाऊं, अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मैं एंगल जो है 60 डिग्री ले लूं, अजान हो रही थी तो इसलिए हमने स्टॉप किया, 60 डिग्री। सो फिर हमारे पास फार्मूला है कि वर्क एट 60 डिग्री विल बी इक्वल टू मैक्सिमम वर्क इनटू cos 60, और cos 60 हाफ के बराबर होता है। सो ये हो जाएगा मैक्सिमम वर्क का हाफ। आपसे कहा जा सकता है कि इफ द वर्क विद द मैक्सिमम वर्क डन इज 100 जूल, at which angle the force between, at which angle the work done become 50 जूल या 50%, तो आप कहेंगे 60 डिग्री। सो ये हो जाएगा 0.5 ऑफ द मैक्सिमम वर्क, या आप कह सकते हो 50%। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं द वर्क डन इज, द मैक्सिमम वर्क डन इज 100 जूल, व्हाट विल बी द वर्क डन at 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पर 0.5 into maximum work which is 100, now the answer is 50 joule which is equal to 50%, जो हो जाएगा 50%। नेक्स्ट हमारे पास जो है लास्ट एंगल डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास है थीटा इज इक्वल टू से 90 डिग्री। सो द वर्क at 90 degree will be equal to maximum work into cos 90 is 0 multiplied by something 0। अगर मैं आपसे कहता हूं कि if the maximum work is 100 joule and when the angle is between when the angle is 90 degree between force and displacement, then what will be the work? 0 joule। सही ना, या परसेंटेज में क्या हो जाएगा, परसेंटेज में हमारे पास 0%। लास्ट अगर एंगल हम 180 लेंगे, so the work done at 180 angle will be equal to maximum work into cos 180, और cos 180 बराबर होता है -1 के। so the work done will be minus maximum work। इसका मतलब work at 0 is also maximum and work at 180 is also the maximum work done। no such type of MCQs हमसे पूछे जा सकते हैं पेपर में, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। आपसे कहा जा सकता है कि at which angle the maximum work is, at which angle the maximum work is become half। at which angle आपसे कहा जा सकता है MCQ में कि at which angle, सही ना, at which angle work is half of the maximum, सही ना, work is become half of maximum। मैं ऑप्शन दे रहा हूं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अभी हमने डिस्कस किया कौन से एंगल पर 60 डिग्री पर वर्क क्या हो जाता है, अगर ये 100 है और मैं एंगल पुट करता हूं 60, नो cos 60 हाफ के बराबर होता है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, अगर हम इसको ग्राफ थोड़ा सा इसका जो है डिस्कस करते हैं, ग्राफ let's suppose this is force, या चलो this is displacement and this is force। what is force? ये कौन सा फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है। तो याद रखिए इसके नीचे में ये, अब देखिए कांस्टेंट फोर्स का क्या है, डिस्प्लेसमेंट का वर्क हो रहा है। तो अगर इसका एरिया फाइंड करें,
इसके नीचे ये जो एरिया आ रहा है, तो एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। सो एरिया इज इक्वल टू फोर्स, लेंथ और ब्रेथ है डिस्प्लेसमेंट। सो इसका जो एरिया होगा ये हमें क्या देगा, वर्क डन देगा। इसी तरह अगर देखें यहाँ पर हमारे पास फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, कांस्टेंट फोर्स में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस तरह एक ग्राफ दे दूं, से दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज फोर्स, अगर ये सिचुएशन है तो इसका मतलब है ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, इसको आगे खैर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ, तो एरिया अंडर दिस, तो अगर देखा जाए एरिया इज इक्वल टू हाफ लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। सो एरिया इज इक्वल टू हाफ, लेंथ हमारे पास आ रहा है फोर्स और ब्रेथ हमारे पास आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो अगेन अगर देखा जाए इसका एरिया अंडर क्या दे रहा है, हमारे पास जो है वर्क दे रहा है। और अगर इसका स्लोप देखा जाए, अगर आपसे कहा जाए जिस स्लोप, तो आप कहेंगे जिस स्लोप इज फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट न्यूटन पर मीटर। ये हमारे पास क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट K, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ F इज इक्वल टू kx या K इज इक्वल टू F बाय x, नो K इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर, या दिस इज आल्सो द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। ये जो है सरफेस टेंशन का यूनिट भी कहलाता है। अगर हमें कोई फिगर्स दिए जाएं और हमसे कहा जाए कि फाइंड द वर्डन, तो उस फिगर का जो एरिया होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वर्क डन कहलाएगा। तो उस फिगर का जो एरिया होगा उसको हम क्या लेंगे, वर्क डन लेंगे। हाउ, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हमें यहाँ पर कहा जाए कि ये लेट्स सपोज हमारे पास है 2, दिस इज लेट्स सपोज 4, दिस इज 6, ये मीटर है, और ये हमारे पास है 5, ये हमारे पास है 10, ये हमारे पास है 15, ये हमारे पास है फोर्स। अगर आपको ये ग्राफ दिया जाए, व्हाट विल बी द वर्क डन? सो अगर देखा जाए इसका एरिया अंडर स्लोप, एरिया अंडर स्लोप, तो आप कहेंगे द वर्क डन इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। सो लेंथ हमारे पास है 10 और ब्रेथ हमारे पास है 6, सो द वर्क डन इज 60 जूल। वर्क डन किस चीज के बराबर होगा, 60 जूल। सिमिलरली इस तरह से क्यों दिया जाए, so let's suppose this is 10, this is 20, this is 30, क्या है, फोर्स है, सही था, न्यूटन में। ये हमारे पास है 1, this is 2, this is 3, this is 4, ये क्या है, मीटर है। Let's suppose what is the work done, तो अगर देखा जाए इसके नीचे जो एरिया आ रहा है, so आप कहेंगे ये ट्राइंगल है, so work is equal to half length multiply breadth, no half length multiply breadth। length आपके पास है 20 और breadth आप ले लेंगे 2, so ये हो जाएगा 2 के साथ कैंसिल, the work done is 20 जूल। वर्क डन किस चीज के बराबर होगा, 20 जूल के बराबर होगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 6, ये क्या है, फोर्स है, और दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज 8 एंड दिस इज 10। अल्लाह अकबर, ये क्या है, ये हमारे पास मीटर है। अगर हम इस तरह कोई फिगर लेते हैं, लेट्स सपोज व्हाट इज द वर्क डन, तो आप कहेंगे एरिया अंडर ट्राइंगल और एरिया अंडर ये जो है स्क्वायर बन रहा है या रेक्टेंगल बन रहा है, जो भी है, सो आप कहेंगे वर्क इज इक्वल टू एरिया अंडर ट्राइंगल हाफ लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस एरिया अंडर ये ट्राइंगल और ये रेक्टेंगल है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। सो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ लेंथ आपके पास है, ये लेंथ है जो कि है 4 और ब्रेथ आपके पास है ये भी 4 है, प्लस अब देखें इस रेक्टेंगल को देखें, लेंथ है 4 और ब्रेथ हमारे पास है ये 6, ये है 4, 6 minus 4 2, just solve, 2 1s are 2 2s are, so work done is equal to 4 2s are 8, 4 2s are 8, the work done is said to be 16 joule। so याद रखिए area under the slope of force versus displacement will give work done, ये हमें क्या देगा, वर्क डन देगा। सही है। अब थोड़ा सा डिस्कशन मजीद करते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स और इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये थोड़ा सा और मजीद डिस्कशन इस पे करते हैं क्योंकि ये लेक्चर हमारा बहुत लेंथी हो रहा है। सो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स,
अभी तक हमारे साथ जो फार्मूला था W इज इक्वल टू FD cos थीटा, वो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का था। सही था, उसका ग्राफ हमारे पास वो भी हमने डिस्कस किया। लेकिन अगर ये सिचुएशन है, सो अगर फॉर एग्जांपल दिस इज फोर्स एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ये ग्राफ अगर देखा ये कर्व ग्राफ है, दिस इज नॉट अ डिस्टेंस, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, तो फिर ये वाला जो फार्मूला है कि W is equal to FD cos theta, this is the formula for done by constant force। तो फिर हम क्या करते हैं, रिमेंबर स्टूडेंट, इस फुल एरिया की नीचे अब देखिए, अगर देखा जाए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो स्लोप है, इसके नीचे जो एरिया है, ये हमारे पास हमें क्या देता है, ये हमें वर्क देता है। हम इसको स्मॉल स्मॉल पेचेस में डिवाइड करते हैं, इतने स्मॉल स्मॉल पेचेस में डिवाइड कर लेते हैं कि दिस इज एक्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये फोर्स है, से दिस इज F1 फोर्स, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है दिस इज θ1, ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है दिस इज डेल्टा डी, ये हमारे पास डेल्टा डी हुआ, ये हमारे पास F2 हुआ, और ये हमारे पास स्मॉल एंगल θ हुआ, θ2 हुआ। से लेट्स सपोज ये हमारे पास है फोर्स n, ये जो एंगल है θn, ये जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा डी। अब अगर देखा जाए इसके नीचे जो एरिया आ रहा है, स्मॉल स्मॉल पेचेस के नीचे जो एरिया आ रहा है, इन तमाम एरियाज को हम क्या कर लेंगे, एड अप कर लेंगे अप टू दिस। सो यहाँ पर मैं समअप करता हूँ कि यहाँ पर जो वर्क डन बाय वेरिएबल, देखें डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस स्मॉल स्मॉल पेचेस में डिवाइड किया, तो फिर यहाँ पर ये भी कांस्टेंट फोर्स, ये भी कांस्टेंट फोर्स, ये भी कांस्टेंट फोर्स, तो ये फार्मूला फिर अप्लाई कर सकते हैं। द टोटल वर्क डन विल बी सम ऑफ ऑल I start from 1 to n, this is Fi cos theta I into displacement delta di। अब डिपेंड करता है, अगर ये टोटल 10 एरियाज हो तो फिर I start from 1 to 10, अगर 5 एरियाज हो स्मॉल स्मॉल तो I start from 1 to 5। सो ये हमारे पास फार्मूला कहलाता है, मैथमेटिकल फार्मूला वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। जैसे वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, ये भी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है। हाउ, ये अगर फॉर एग्जांपल कोई पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, अगर इसके फील्ड में हम किसी टेस्ट चार्ज को जो है मूव कराते हैं, तो अगर देखा जाए यहाँ पर भी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। इसका मतलब है इस चार्ज पे जो वर्क हो रहा है वो भी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो रहा है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो रहा है। जितना r कम होगा उतना फोर्स क्या होता जाएगा, वो हमारे पास इंक्रीज होता जाएगा। इसके अलावा अगर रॉकेट प्रोपल्शन देखें, रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट प्रोपल्शन जो देखें वो भी हमारे पास अगर देखा जाए उसमें भी जो वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो रहा है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। क्योंकि ये जब ऊपर उड़ता है तो अगर देखा जाए इसमें जो मास है, फ्यूल बर्न होता है, तो मास ऐसा ऐसा कम, तो यहाँ पर भी जो फोर्स है अगर देखा जाए दिस फोर्स इज आल्सो इनवर्सली, या चलो दिस ये जो फोर्स है ये वेरिएबल फोर्स है। कौन सा फोर्स है, वेरिएबल। इसी तरह अगर देख लें हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी वजह से भी जो वर्क डन होता है वो भी वर्क डन बाय वेरिएबल होता है। जैसे ये बॉडी है, सरफेस पे इसको हम ऊपर उठा रहे हैं, तो अगर देखा जाए F is equal to G m1 m2 divided by r square, this force is also inversely related with r square। यहाँ पर भी अगर देखा जाए वर्क डन हो रहा है बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इसी तरह वर्क डन बाय इलास्टिक फोर्स अगर देखा जाए, work done by elastic force अगर देखा जाए ये भी हमारे पास है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ये एक स्प्रिंग है, अगर इस पर मैं फोर्स अप्लाई करता हूं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अगर देखा जाए F is equal to kx, यहां पर हम जो वर्क ले रहे हैं वो हम कहते हैं एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास है half kx square। This is the formula of the work done
बाय वेरिएबल फोर्स ऑन मास स्प्रिंग सिस्टम। तो ये हमारे पास जो है थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ इस वर्क से रिलेटेड। कल इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो हमारा जो नया लेक्चर होगा वो हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड से रिलेटेड। कंजर्वेटिव फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क को क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है, और उसके बाद इंशाल्लाह जो है हम मजीद आगे जो है काइनेटिक एनर्जी या जो टॉपिक होंगे वो डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक काम करना है, इसको अगर आप नए हैं सही इस चैनल पे तो आप इसको सब्सक्राइब करें मस्ट, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लें ताकि उनका घर में ही बैठ के फायदा हो। एमडीकेट का टाइम आप लोगों के साथ कम होता है, इसी लेक्चर्स को आप जो है देख लें। यही आपका जो है मैंने 10 साल जो है एमएम में पढ़ाया हुआ है, और ये चीज 10 साल हमने जो है वहाँ पे पढ़ाया हुआ है। अभी मैं यहाँ पे आया हूँ खान कोचिंग अकेडमी इस्लामिक कॉलेज के सेकंड गेट के बिल्कुल ऑपोजिट, यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ जो है, और यही चीज हमने वहाँ पर भी पढ़ाया है। और हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस में, प्रोफेशनल लाइफ में जो है वो हैं, और ये यहाँ से इसी प्लेटफॉर्म से इन्होंने यहाँ पर ये सीखा हुआ है। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।